हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज अकाउंटिंग बॉम्ब जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें फर्स्ट सेशन हमारा हो चुका है। 15 मिनट के अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सारे के सारे खत्म। बहुत प्यार मिला आप लोगों का, बहुत सारे कमेंट्स आए उसके ऊपर। आज बात करते हैं अकाउंटिंग बॉम्ब के अगले टॉपिक की। 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। नाम है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। हमें सबसे पहले रेलेवेंस देखनी है कि इन्वेंट्री आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें इन्वेंट्री का मीनिंग पढ़ना है, हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पढ़नी है, हमें मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कीपिंग करना है और हमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिरकार इन्वेंट्री की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है क्यों। मेरे बेटा, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, और यहां पर इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, स्टॉक का मतलब ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी क्लोजिंग स्टॉक। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, नथिंग। हमेशा अगर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल बी फुली फोकस्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक ओनली। उसके लिए हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लगता है जिसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आप सीए इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि सर आखिरकार ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों। व्हाई दिस चैप्टर इज सो मच इंपॉर्टेंट। मेरे बेटा, अगर क्लोजिंग स्टॉक गलत आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक गलत आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी इनकरेक्ट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इनकरेक्ट आएगा तो नेट प्रॉफिट भी इनकरेक्ट आएगा। नेट प्रॉफिट इनकरेक्ट आएगा तो बैलेंस शीट भी इनकरेक्ट आएगी। और नेट प्रॉफिट गलत आएगा तो क्या मैं कहूं, इनकम टैक्स भी रॉन्ग आएगा ही आएगा। इसी वजह से करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई मूव फर्दर तो ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। बिजनेस दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। आप बात समझिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब आप सामान को बना भी रहे हो और फिर सामान को बेच भी रहे हो। जबकि अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो आप केवल और केवल खरीद के बेच रहे हो। यू आर डूइंग ओनली बाइंग एंड सेलिंग। तो इफ आई टॉक अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, तो उसके लिए आपका रॉ मटेरियल भी होगा, आपका वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा और आपके फिनिश्ड गुड भी होंगे। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड तीनों आएंगे। जबकि एक ट्रेडिंग एंटिटी के लिए, जो एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, केवल और केवल फिनिश्ड गुड्स आएंगे। उनके लिए रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की कहीं से लेके कहीं तक कोई जरूरत नहीं है। इफ आई मूव फर्दर तो मैं बात करता हूं कि मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कीपिंग क्या होते हैं। दोस्त, दो होते हैं मेनली, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री और एक परपेचुअल इन्वेंट्री। साथ में एक और मेथड चिपक के आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। जब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के बारे में, तो मेरे बेटा ये मेथड ज्यादातर म्यूजियम, आर्ट गैलरीज वगैरह पर लगता है, जहां पर एक एक आइटम बहुत महंगी होती है। जूलर्स पर लगता है जहां एक एक आइटम बहुत महंगी होती है एंड यू कैन इजीली सेपरेटली आइडेंटिफाई कि भैया ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का। वहां पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है। लेकिन मेजॉरिटी बिजनेसेस में दो मेथड लगते हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बात करते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है। मेरे बेटा, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वो होता है जहां पर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड ली जाएगी। वो एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। इसके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये बहुत ईजी होता है और एक ये नॉन टेक्निकल होता है। अगर मैं आज आपको बोल दूं शैम्पू के जरा पैकेट गिन के बता, साबुन के पैकेट गिन के बता, सोप के पैकेट गिन के बता, ऑयल के पैकेट गिन के बता, बता कितने बिस्किट के पैकेट है, कर लो। लेकिन क्या मैं कहूं, आपका टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप पैकेट ही गिनते रह जाओगे तो काम धंधा कौन करेगा, देयर इज अ लॉस ऑफ बिजनेस। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहां 1 लाख बिस्किट के पैकेट पड़े हुए हैं, गिन गिन के थोड़ी बैठोगे उसको। इसीलिए दिस इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। अब बात हम करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की। मेरे बेटा, आजकल मॉडर्न जमाने में हर जगह परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम चलता है। आपने देखा होगा, आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं या फिर किसी भी बड़े स्टोर पर जाते हैं, आप बिलिंग कराने जाते हैं, उसके पास में एक वो स्कैनर होता है, ऐसे करता है टी टी टी। देखा है कि नहीं देखा, वो टी टी करके दो काम कर रहा है। वो टी टी करके आपका बिल भी बना रहा है और साथ साथ आपका
इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी कर रहा है। आपने ऐड कर दी, मेरे पास 100 पैकेट आया है, अब आप गिनते थोड़ी रहोगे। जैसे उसने करा टी 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 3, ऑटोमेटिकली सिस्टम से 3 कम होकर 97 अपडेट हो जाएगा। तो बिल भी बन गया 3 का और इन्वेंट्री कीपिंग भी हो गई कि 97 बचा हुआ। तो यहां पर इन दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज वैल्यूड इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी रिसीट एंड इशू। माल आएगा तब भी और माल जाएगा तब भी। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स। अब बेटा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को वैल्यू करने के 3 मेथड होते हैं, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज। फीफो का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप ब्रेड खरीदने जाते हैं तो वो क्या काम करता है, जो नई ब्रेड आती है उनको पीछे रखता है, जो पुरानी ब्रेड होती है उनको आगे रख देता है। फीफो जो पहले आया है वो पहले जाएगा। लीफो फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो बाद का स्टॉक होता है सबसे पहले वो जाता है, क्योंकि वो लेटेस्ट फैशन है, पुराने फैशन को कोई नहीं खरीदता। वेटेड एवरेज आटा दाल चावल गेहूं चीनी इन सब पेट्रोल इन सब में क्या लगता है, वेटेड एवरेज लगता है। आप बात समझिए ना। वेटेड एवरेज का एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, पेट्रोल पंप के नीचे पेट्रोल स्टोर होता है, पेट्रोल का रेट चेंज होता रहता है। मैंने 10,000 लीटर पेट्रोल खरीदा 100 रुपए पर, उसी टैंक में गया। फिर मैंने 5,000 लीटर और खरीदा 102 रुपए पर, वो भी उसी टैंक में गया। तो 100 रुपए वाला और 102 रुपए वाला आपस में मिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए यहां पर वेटेड एवरेज लगता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर आप क्या करते हो, वेटेड एवरेज मेथड में जितने भी रिसीट होंगे और इशू होंगे, जितनी भी रिसीट के बाद आपका हर बार वेटेड एवरेज चेंज होगा और इशू हर बार वेटेड एवरेज कॉस्ट पर होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। आपने जितना अमाउंट लगाया डिवाइडेड बाय आपकी टोटल कितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दो, आपका निकल जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट। बात आती है सर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, मेरे पास साल के शुरुआत में एक सामान था, मैंने 2 सामान और खरीदे, 3 हो गए, मैंने 2 बेच दिए, तो कितना बच गया, 1। यही तो आप करते हो, आप पूरे साल सेल परचेस करते हो। तो ओपनिंग स्टॉक कितना आपने माल खरीदा, टोटल आ गया। इस बेटा टोटल को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इसके अंदर से आपने लेस कर दी सेल्स, लेकिन सेल्स में क्या लेस करना है आपको, ऑलवेज कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल तो सेलिंग प्राइस पर होगी, तो सेलिंग प्राइस लेस नहीं करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करनी है। ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर 1 लाख का मेरा ओपनिंग स्टॉक था, मैंने 5 लाख रुपए की परचेजेस करी, मैंने 8 लाख का सेल करा, लेकिन गुड्स आर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट ऑन सेल। इसका मतलब क्या मैं कहूं, इस 8 लाख रुपए में 4 लाख तो मेरा प्रॉफिट ही है, तो कॉस्ट कितनी निकली, क्या मैं कहूं कॉस्ट 4 लाख निकली। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख प्लस परचेजेस 5 लाख, टोटल 6 लाख हो गया। 6 लाख में से 4 लाख का माल चले गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, 2 लाख आया। अब बात आती है सर कई बार आपको प्रॉफिट परसेंटेज कन्वर्ट करना होता है, हाउ टू कन्वर्ट द प्रॉफिट परसेंटेज। एग्जांपल के तौर पर ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, परचेजेस 2 लाख है, सेल्स 2 लाख है, लेकिन अब की बार प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑफ कॉस्ट। तो देखिए प्रॉब्लम कहां है, पिछले वाला क्वेश्चन इजी क्यों था, क्योंकि यहां पर सेल दे रखी थी और प्रॉफिट भी 50% ऑन सेल्स दिया हुआ था, दोनों चीजें बराबर बराबर थी। लेकिन यहां पर सेल तो दे रखी है लेकिन प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑफ कॉस्ट। तो अब आपको कॉस्ट के प्रॉफिट को सेल्स के प्रॉफिट पर कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर एक बात, बिजनेस का बेसिक है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या आएगा, क्या मैं कहूं प्रॉफिट होगा सेलिंग माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, इसी से निकल जाएगा सब कुछ। जो भी आपको एंड में दे रखा है उसे 100 मान लेना। जैसे मुझे दे रखा था प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट, तो मैंने कॉस्ट को 100 मान लिया, प्रॉफिट क्या हो जाएगा 25% ऑफ कॉस्ट मतलब 25, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 25 125, प्रॉफिट ऑन सेल्स आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 20। बात समझ में आई। अब यहां पर कुछ मैं एडिशनल पॉइंट्स बता देता हूं आपको। नंबर 1 कंसाइनमेंट। मेरे बेटा कंसाइनमेंट का मतलब सामान को बेचना नहीं होता, सामान को भेजना होता है। जो कंसाइनमेंट होता है वो हमेशा स्टॉक ऑफ कंसाइनर माना जाएगा, कंसाइनी का स्टॉक नहीं माना जाएगा।
और कभी भी अगर आपको स्टॉक निकालना है 31 मार्च का और आपको स्टॉक टेकिंग दे रखी है 15 अप्रैल की, तो आपको 15 अप्रैल से 31 मार्च पर जाना पड़ेगा। इसको मेरे बेटा रिवर्स जाना कहते हैं। और रिवर्स में आप क्या करोगे, 15 अप्रैल के स्टॉक में सेल्स ऐड करोगे कॉस्ट पर और परचेजेस माइनस करोगे, तब आपका 31 मार्च का स्टॉक निकल के आएगा। मतलब आपको उल्टा चलना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको विद इन 15 मिनट्स पूरा का पूरा इन्वेंट्रीज करा दिया। अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।